नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले 1 घंटे के दौरान देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे और आज के दिन की अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि आज एक तो 5 दिन तक चलने वाली जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है उसकी शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री उसको संबोधित करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर जाएंगी, तो इसको लेकर भी हम जो भी खबरें हैं वो आपको बताएंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी काफ़ी महत्वपूर्ण उनके आज कार्यक्रम हैं। वो अरुणाचल प्रदेश के सियांग ज़िले में पुल का उद्घाटन करेंगे। न सिर्फ पुल का उद्घाटन करेंगे बल्कि वहाँ से वो देश भर की कई जो BRO की परियोजनाएं हैं उनका भी वो लोकार्पण और उद्घाटन और शिलान्यास वो करने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शीतलहर भी जारी है पूरे उत्तर भारत में। किस तरह से जगह जगह पर ठंड पड़ रही है, क्या कुछ उसका असर हो रहा है और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन है। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर। राष्ट्रपति जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन करने के साथ ही 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की भी आधारशिला रखेंगी। पांच दिन तक चलने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आज से नागपुर में होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियोम पुल का करेंगे उद्घाटन। सियांग से रक्षा मंत्री सीमा सड़क संगठन की 27 अन्य परियोजनाओं का भी वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अधिकतर राज्यों ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियना में अपने ऑस्ट्रियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा, रूस यूक्रेन टकराव से ईंधन, भोजन और उर्वरकों की आपूर्ति की चिंता बढ़ी। खेल की खबरों में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से टीम इंडिया करेगी 2023 के अभियान की शुरुआत। साल की पहली T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या के पास है टीम की कमान। और ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का आज होगा अंतिम संस्कार। पेले का 82 साल की उम्र में कैंसर से जूझने के बाद हुआ था निधन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। तो नया सवेरा में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। वो जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन करेंगी और राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली की वर्चुअल रूप से शुरुआत करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की भी आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों समुदायों के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राइज
राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर एक राष्ट्रीय अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ब्रह्म कुमारीज साइलेंस रिट्रीट सेंटर सिकंदराबाद तेलंगाना का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगी और मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्म कुमारियों के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति कल पाली में स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरी का उद्घाटन करेंगी। और आइए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। 5 दिन तक चलने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आज से नागपुर में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को सम्मान पहुंच प्रदान करने के साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ये इसका थीम है और जाहिर है कि ये पहला जो 1974 में इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था वो विद्यापीठ के 50 साल पूरे होने पे हुआ था और वह ऐसा ही सेकंड 50वें साल में हमको दोबारा मिला है मौका। ये पूरे देश के जो माने हुए या अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी डायरेक्टर्स और साइंटिस्ट यहाँ आते हैं, अटेंड करते हैं। इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस बार 2 अनोखे उपक्रम विज्ञान कांग्रेस में आयोजित किए गए हैं, जिनमें एक है विज्ञान और समाज और दूसरा है जनजातीय विज्ञान कांग्रेस। हमारी कॉलेज में ज़्यादा रिसर्च पेपर हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड के साइंटिस्ट आने वाले हैं। उन्होंने जो रिसर्च किए हैं वो सारी चीज़ हम सीख सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ को कैसे सीखना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। We are getting a lot of exposure to the scientists and we'll get a lot of knowledge, information about our future, and this is a great opportunity for us. इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जो कि फॉरेन कंट्री से हो गए। उन साइंटिस्ट लोगों के साथ जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब उन्होंने स्टडी किए, रिसर्च किए, उन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। और ये जो 5-6 दिन का जो सेशन होने वाला है, ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक रहेगा और स्टूडेंट्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। और हमारे सहयोगी शिशिर शेलार नागपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात शिशिर। बात चाहे महिला सशक्तिकरण की हो या फिर सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, केंद्र की जो मोदी सरकार है लगातार इसके लिए प्रयासरत है। अब ये जो 108वां विज्ञान कांग्रेस है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि भारत की अगर बात करें तो भारत में एक नारा बुलंद हुआ था, जय जवान जय किसान, लेकिन आगे अगर बढ़े तो उसमें एक और नारा जो है उसमें जो जोड़ दिया गया है, वो जय विज्ञान भी। विज्ञान के सारे अगर विकास साधना होगा तो ऐसे में विज्ञान के कई सारे आयाम हैं, उसके ऊपर बातचीत करनी होगी, उस पर खोजबीन करनी होगी। आप बात करें इंडियन साइंस कांग्रेस की, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो विज्ञान के अलग अलग जो माध्यम है, जो पहलू है, उनके ऊपर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये होगी कि जिस प्रकार से देश से और विदेशों से भी जो एक्सपर्ट्स आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, रिसर्चर्स आएंगे, वो इस विज्ञान कांग्रेस में जो है उसका हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ जो इस वक्त रिसर्च चल रहा है उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और जो आदान प्रदान विचारों का है वो किया जाएगा। तो ऐसे में
जो यहाँ के साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं उनको भी एक नया मौका मिलेगा कुछ नई बात सीखने के लिए। और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो विद्यार्थियों की, युवाओं की, जिस प्रकार से हमने स्टोरी में देखा कि जो युवा कह रहे थे कि जो रिसर्च की वो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार का रिसर्च उन्हें चाहिए शायद वो कॉलेज में प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन इस प्रकार का जो फोरम होता है, इस प्रकार से जो आयोजन होता है, तो ऐसे में कई सारे लोगों से बातचीत करके शायद वो ज्ञान भी उनको मिल पाता है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा अगर देखा जाए तो इंडियन साइंस कांग्रेस का ये होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी होगी कि अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग पहलू पर जो है इंडियन साइंस कांग्रेस जो है ध्यान देती है। फिर हम बात करें फार्मर साइंस कांग्रेस की, विमेन साइंस कांग्रेस की, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की, तो ये ऐसे अलग अलग माध्यम है जिसके जरिए जो है विज्ञान इन लोगों तक किस प्रकार से पहुंचे, इस तबके तक कैसे पहुंचे और उनका जीवन किस प्रकार से सहज हो जाए, इस पर भी जो है विज्ञान के जरिए ध्यान देने की जरूरत है। और यही खास काम जो है साइंस कांग्रेस करती है। और इसीलिए इस बार अगर देखा जाए तो हमने थीम अगर साइंस कांग्रेस का देखा तो उसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद दी विमेन एम्पावरमेंट। तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसे में किस प्रकार की उनके जीवन में बदलाव ला सकता है विज्ञान, ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर जो है साइंस कांग्रेस जो है चर्चा होगा। 5 दिन का तकरीबन ये डेलिब्रेशन होगा। आज उसका पहला दिन है जिसका इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री करेंगे, इसको संबोधित भी करेंगे। और उसके बाद जो है जैसे मैंने कहा कि अलग देश विदेश से साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं, उनका यहाँ पर एक सेशन होगा जो प्लेनरी सेशन हम कहते हैं, जिसके अंदर जो डिस्कशंस होते हैं अलग अलग माध्यम के ऊपर वो भी यहाँ पर किए जाएंगे। स्टूडेंट्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, उनके साथ भी जो है अलग अलग सेशंस यहाँ पे पूरे 5 दिन जो अगर शेड्यूल अगर देखूंगा तो पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा प्लेनरी सेशन चलते रहेंगे, जिसमें सभी विषयों पर चर्चा होगी। और एक बात अगर खास तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार की विज्ञान कांग्रेस की अगर बात करें तो एक अनोखा उपक्रम जो है विज्ञान साइंस कांग्रेस जो है कांग्रेस उनकी तरफ से यहाँ पे लिया गया, वो है कि किस प्रकार से विज्ञान जो है वो समाज के कारण उपयोग हो जाए। मतलब हम बात कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि हम विज्ञान अगर जानते हैं तो हम कहते हैं कि काफ़ी क्लिष्ट विषय है ये और शायद आम लोगों के जीवन से इसका जुड़ाव नहीं है, लेकिन ये गलत है। उसको किस प्रकार से जोड़ा जाए, इसीलिए समाज और विज्ञान करके एक यहाँ पर फोरम बनाया गया, उसके ज़रिए भी चर्चा होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें होगी जो है ट्राइबल साइंस कांग्रेस, जो कि जनजातीय जो हमारी लोक संख्या है उनको किस प्रकार से विज्ञान का फ़ायदा हो, इसके ज़रिए जो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ तक जो है विज्ञान के साधन किस प्रकार से पहुँचे, वहाँ पर रिसर्च किस प्रकार से हो, वहाँ पर जो उनका जीवन किस प्रकार से और सहज हो जाए विज्ञान के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इस पर भी जो है चर्चा इस साइंस कांग्रेस में की जाएगी। तो ये अलग अलग बिंदु है जो आने वाले 5 दिनों तक जो है इंडियन साइंस कांग्रेस में जो है उसके ऊपर चर्चा भी होगी। सभी लोग एक साथ आएंगे, विचार विमर्श होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। तो ऐसे में जो भारत का सपना हम देख पा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का, तो ऐसे में विज्ञान अगर इतनी तेजी से और इतने अलग स्वरूप से अगर सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि आत्मनिर्भर भारत सपना जो है वो भी हम सच कर पाएंगे। जी शिशिर, इस बार जो विज्ञान कांग्रेस है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि उसमें तरह तरह के जो सेशंस हैं, चाहे वो समाज के लिए हो, और विज्ञान कांग्रेस की खुद की जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। इसके अलावा आदिवासियों को लेकर भी वहाँ पर एक सेशन होना है, कृषि में किस तरह से विज्ञान का उपयोग और हो सकता है उसको लेकर भी वहाँ पर सेशन होना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का संबोधन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सभी वो विषय हैं जहाँ पर जो केंद्र की मोदी सरकार है उसका खासा ध्यान रहा है, चाहे हम आदिवासियों की बात करें या उसके अलावा महिला सशक्तिकरण की बात करें, कृषि की बात करें, समाज की बात करें। बिल्कुल लगी, ये काफ़ी विषय अगर देखा जाए महत्वपूर्ण भारत के इस लिहाज से है, क्योंकि भारत का खास तौर पर अगर रूरल बेल्ट देखा जाए तो उसको किस प्रकार से डेवलप करना है, सरकार का इस पर खासा ध्यान रहा है। और इसीलिए सरकार की अगर कई सारी योजनाएं अगर हम देखें तो वो इसी तरफ इशारा करती है कि इस रूरल बेल्ट को जो है वो किस प्रकार के विकास के माध्यम से जोड़ा जाए, फिर चाहे वो सरकार की अन्य योजना हो या फिर जिस प्रकार सरकार की पॉलिसीज़ रही हो, तो वो भी उसमें रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि बात करें आज की, जैसे आपने सही कहा कि हम बात करें अगर कृषि की, कृषि को किस प्रकार से विज्ञान से जोड़ा जाए, तो इससे पहले सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि फार्मर्स का इनकम जो है वो डबल करना है। और फार्मर्स इनकम अगर डबल करना है तो ऐसे में कई सारी चीज़ें जो है खेती में करनी होंगी, कई सारे बदलाव लाने होंगे, कई सारे अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडवांसमेंट लाने होंगे, किसानों को उस प्रकार से तैयार करने की ज़रूरत होगी। तो ये सभी करने के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है कृषि में भी। तो ऐसे में जब साइंस कांग्रेस यहाँ पर आयोजित किया गया तो यहाँ पर ये चर्चा होगी किस प्रकार से किसानों की जो आय है वो दोगुनी की जाए, किस प्रकार से उनके हाथों में भी ये टेक्नोलॉजी और साइंस के जो औजार है वो भी दिए जाए, तो आने वाले समय में जो है वो भी इससे लाभान्वित हो। तो ये एक प्रमुख मुद्दा होगा जिस प्रकार से हम कह रहे हैं। दूसरा विषय अगर देखें, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में
आपने जिसे इसमें देखा जाए तो आदिवासी साइंस कांग्रेस का भी इसमें जो है जिक्र किया गया है, उस पर भी चर्चा होगी। तो ऐसे में जो महिलाएं खासतौर पर इन आदिवासी इलाकों में रहती है, उनको मुख्य धारा से किस प्रकार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से उनको अगर कहें हम कि जो साधन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो किस प्रकार से मुहैया कराई जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। चूँकि हम बखूबी जानते हैं कि अगर इकोनॉमी की बात करें तो एक महिला जो है वो काफ़ी अच्छी अर्थशास्त्री होती है, फिर चाहे वो देश की बात करें, घर की बात करें। तो ऐसे में इन सभी मुद्दों पर, बिंदुओं पर चर्चा होगी, किस प्रकार से महिलाओं को भी जो है सशक्त बनाया जाए, उन पर जो है किस प्रकार से जो बाकी रोजगार के साधन उनको भी उसमें मुहैया कराए जाए। तो ये भी इस साइंस कांग्रेस का हिस्सा होगा, उसमें विचार विमर्श किए जाएंगे। तो सरकार का जो एक दिशा है, सरकार की दिशा साफ है कि किस प्रकार से जो आखिरी तबके तक जो इंसान खड़ा है, जो व्यक्ति खड़ा है, उसको किस प्रकार से विकास का लाभ पहुंचे, ये सरकार का जो विकास साधने की कोशिश इस वक्त जो है। ठीक है शिशिर, काफ़ी कुछ आपने बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये जो विज्ञान कांग्रेस है आज की कितनी महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री का संबोधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बने सियोम पुल का उद्घाटन करेंगे। सियोम नदी पर बना 100 मीटर लंबा सियोम पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल है, क्योंकि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सैन्य रणनीतिक लाभ भारत को देगा। राजनाथ सिंह BRO विजन और न्यू टेक हैंडबुक के विमोचन के साथ साथ सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की 27 अन्य परियोजनाओं का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि सीमा सड़क संगठन ने पिछले 5 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में कुल 3097 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। और उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ठंड की वजह से कई राज्यों में अधिकतर स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक भारत के उत्तरी हिस्सों में गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कई एक इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। घने कोहरे के कारण रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। इसके साथ ही उड़ानों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। पेश है हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। उत्तर भारत में शीत लहर जारी है और इसके चलते कड़ाके की ठंड देखी जा सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, उत्तराखंड और हिमाचल में ये ठंड ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर IMD की बात करें तो उनके मुताबिक दिल्ली में अगले 4 से 5 दिन ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। 6 तारीख तक ये ऑरेंज जो कोडिंग है, अलर्ट है, इसको डिक्लेयर किया गया है। इसके मुताबिक दिल्ली में जो ठंड है वो भी ज्यादा पड़ेगी और उसके साथ साथ रहेगा ये जो मौसम में बदलाव के साथ जैसे आता है एक फॉग कंडीशन आता है वो रहेगा। और दिल्ली ही सिर्फ नहीं, उसके अलावा दूसरी जगहों पे भी, जैसे मैंने बताया पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी ये जो सिस्टम है उसके चलते बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको काम ज्यादा नहीं है तो घर के अंदर रहिए, क्योंकि ये ठंड 6 तारीख तक जारी रहेगी। और जैसे IMD ने कहा, ये जो तापमान है, न्यूनतम तापमान है, उसमें भी एक गिरावट देखी जा सकती है। 2 तारीख को 7.6 था और अगले 3 से 4 दिन ये 4 डिग्री पहुंचने की भी उम्मीद है दिल्ली में। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। और आइए कैसी ठंड अभी इस वक्त पर पड़ रही है बात करते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तपस भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं दिल्ली से और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम तपस के पास चलेंगे। तपस, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? आपकी हमने अभी रिपोर्ट भी देखी थी, और आने वाले दिन क्या कुछ मौसम विभाग ने कहा है?
मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन जो है दिल्ली वासियों के लिए सिर्फ नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए थोड़ा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जो तापमान है और उसके साथ साथ जो कोहरा है उसमें एक गिरावट देखी जा सकेगी। जो तापमान है कल करीब 7.6 था, आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8:30 के बाद इसमें और गिरावट देखी जा सकती है। और इनका मानना है IMD का कि 6 तारीख तक 6 से 8 इनफैक्ट 8 तारीख तक ये जो तापमान है इसमें लगातार गिरावट देखी जाएगी। कुछ जगहों पे दिल्ली में ये तापमान 4 डिग्री पहुंचने की भी उम्मीद है। और इसी के साथ साथ जो घना कोहरा है उससे भी जनजीवन प्रभावित हो सकता है। तो ये IMD का अभी तक का चेताया गया है। ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में। और ये पूरा ऑरेंज अलर्ट 8 तारीख तक के लिए किया गया है और अभी कोई राहत इसमें नहीं मिलेगी, ये भी IMD का कहना है। तो अगर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर ज़्यादा काम नहीं है तो घर के अंदर है, क्योंकि इस ठंड में ज़्यादातर बाहर रहने से जो ठंड की जो बीमारी है वो ज़्यादा होने की उम्मीद। तपस विजिबिलिटी कैसी है, एक बार हमारे दर्शकों को आप दिखा दीजिए जरा दिल्ली में किस तरह की विजिबिलिटी है। देखिए इस वक्त विजिबिलिटी फिर भी बेहतर है, लेकिन जितना दिन बढ़ता जाएगा विजिबिलिटी कम होती जाएगी। इनफैक्ट मैं इंडिया गेट में हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है अजीत उनको बोलूं कि ये इंडिया गेट है, आप देख सकते हैं हेजी है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो नमी है वो ऊपर उठ रही है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरा इंडो गैंगेज प्लेन जो है उस पूरे इलाके में इस तरीके की विजिबिलिटी हम देख सकते हैं। इनफैक्ट ये दिक्कत कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है जो है वो किस तरीके से इसके चपेट में है। अगर इस वक्त जो सैटेलाइट इमेजेस देखें तो एक पूरा का पूरा एक एरिया बना हुआ है जिसके चलते ये पूरा मार्क किया गया है कि इसमें बहुत ही घना कोहरा है। तो एक तरह से बहुत बड़ी ये दिक्कत है, खासतौर से अगर शाम को रात को अगर गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो विजिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट नील हो जाती है, खासतौर से जब आप नेशनल हाईवे की तरफ रहते हैं या फिर दिल्ली के उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे कोहरा कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। हाँ, तापस आपसे प्रदूषण की स्थिति पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। हरिकेश, अगर बात करें वाराणसी और पूरे पूर्वांचल की तो वहां पे भीषण ठंड के साथ साथ कोहरा भी है और जिसकी वजह से कई चीजें, यातायात भी प्रभावित हो रहा है। स्कूलों की छुट्टियां जो 2 तारीख तक थी वो 5 तक बढ़ा दी गई हैं। अभी की स्थिति की बात करें, आप बताइए कैसी है वहां पे विजिबिलिटी और किस तरह की ठंड आप महसूस कर रहे हैं? आप खुद बाहर खड़े हुए हैं। सहला, सबसे बड़ी बात तो सुबह बनारस कहा जाता है और घाट भी आकर्षण है काशी का, तो मैं घाट पर ही हूँ इस समय। और जैसा कि आपने बताया कि जो स्कूल जो बाकी स्कूल कक्षा 1 से लेकर 12 तक हैं स्कूल, उनको जो है 5 तारीख तक बंद किया गया है। और जो परिषदीय स्कूल हैं कक्षा 1 से 8 तक, वो पूरे प्रदेश में 14 जनवरी तक बंद किए गए हैं। और ये जो है पूरे पूर्वांचल में जो भीषण शीतलहर चल रही है, कोहरा है, तो उसका असर है, इसलिए स्कूलों को बंद किया गया। जैसा कि तापस भी बता रहे थे कि दिल्ली में 6 तारीख तक जो है वो इस तरह का मौसम बने रहने की संभावना है, ऐसी ही संभावना यहाँ पर भी है। और चूंकि घाट पर भले ठंड भीषण है, लेकिन जिन लोगों को आना है, कुछ लोग नौका विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो तमिलनाडु से, वो धार्मिक अनुष्ठान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो घाट पे जो नज़ारा होना चाहिए, जो भीड़ होनी चाहिए, वो उतनी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग दौड़ते हुए भी, वॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन जो माहौल है यहाँ पर, जो मौसम का मिजाज है, पिछले 3 दिनों से जो है धूप के दर्शन नहीं हुए हैं और ऐसी आज उम्मीद जताई है मौसम विभाग ने कि धूप के दर्शन हो। तो उम्मीद करते हैं हम लोग भी कि आज धूप के दर्शन हो। काफ़ी ठंड है और यहाँ पर जिला प्रशासन ने जगह जगह जो रैन बसेरे होते हैं उनकी व्यवस्था की रखी है, अलाव आग जला रखी है चौराहों पे, जिससे कि लोग जो निकल रहे हैं उनको जो है आग तापने की व्यवस्था मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और जैसा तापोस भी कह रहे थे कि अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आप बाहर न निकले, तो इसका ख्याल रख के भी प्रशासन ने जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके लिए भी रैन बसेरा की व्यवस्था की है, जिससे
अगर उनके पास घर नहीं है, चूंकि अभी पिछले नया साल शुरू हुआ 1 तारीख को, यहाँ बहुत ज़्यादा धार्मिक पर्यटक आए हुए थे। यहाँ पे जो होटल हैं वो बुक थे, धर्मशालाएं बुक थीं, सरकारी गेस्ट हाउसेज बुक थे, मतलब कहीं फुल थे सब, कहीं भी खाली नहीं था। तो लोगों का काफ़ी जो आकर्षण है काशी के प्रति, काशी विश्वनाथ धाम के प्रति, वो लोग आ रहे हैं। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँगा कि दिखाएं, ये हम लोग गंगा के इस पार हैं घाट पे, और दूसरी तरफ एक टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है जो 15 जनवरी से आपको यहाँ पे लोग आएंगे। और इसकी भी बुकिंग आपको मैं बताऊं कि चूंकि कोहरा है तो इस तरह का है, इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। ये टेंट सिटी बनकर तैयार है और 15 जनवरी से उम्मीद है कि लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे। इसकी बुकिंग जो है हो चुकी है और ज़्यादातर बुक हो चुके हैं। तो इस तरह का माहौल है यहाँ पर। अभी चूंकि 2-3 दिन कोहरा भीषण सर्द ये बना रहेगा, ऐसी मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को भी, जैसा कि आप बता रही थी, और यहाँ पर 5 तारीख तक तो सारे स्कूल्स जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और परिषदीय विद्यालय जो 1 से 8 तक हैं वो 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए। शायद हरिकेश, आप जहाँ पर मौजूद हैं, इसके आसपास के जो कई ज़िले हैं वो खेती किसानी के लिए काफ़ी, वहाँ पर खेती किसानी अच्छी खासी होती है, और किसान काफ़ी दिन से इस मौसम का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नमी की ज़रूरत थी। तो अब जब मौसम इस तरह का हो गया है, क्या कुछ किसानों में उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये समय जो है सब्जियों के लिए बड़ा ही अनुकूल माना जाता है। और इस समय चंद्रशेखर, जैसा कि आप भी वाराणसी से परिचित हैं, चूंकि आपका विशेष लगाव है इस स्थान से, वो चूंकि ऐसी जो है हम भी जानते हैं कि आपका आना होता रहता है। तो यहाँ पर सब्जियों का जो वाराणसी और इसके आसपास के ज़िले हैं, यहाँ पे सब्जियों की काफ़ी फसल उगाते हैं किसान, और एक आप कह सकते हैं कि अच्छी आय का स्रोत भी है उनके। इसके अलावा जो बाकी किसान हैं वो जैसे अगर इस समय जो फसल होती है उसके लिए भी जो ज़रूरत होती है इस तरह के वातावरण की, वो अनुकूल है और किसानों में उत्साह है। क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी किसानों की उपज है वो सब्जी ही है, और वो यहाँ की मंडियों में, और इस समय ही अच्छी अच्छी सब्जियां भी हम लोगों को खाने को मिलती हैं। तो किसानों के लिए ये चूंकि माकूल मौसम वातावरण है उनकी फसल के लिए, तो निश्चित रूप से उत्साहित हैं। चूंकि यही समय है वो अपनी जो फसल है उसको निकालते हैं और काफ़ी अच्छी आय भी करते हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल। और तपस, बात दिल्ली की करें, जब दिल्ली में कोहरा बढ़ता है तो तब प्रदूषण की समस्या भी जो है बढ़ती जाती है। अगर प्रदूषण के हाल की बात करें तो प्रदूषण का स्तर कैसा है? जी सही कहा आपने कि जब भी ऐसा कोहरा देखने को मिलता है तो प्रदूषण बढ़ता है और उससे एक तरह से स्मॉग ये परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, और इसका जिस तरीके से सरकार इसमें लगातार काम कर रही है कि जो प्रदूषण है खासतौर से दिल्ली एनसीआर के आसपास जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है उसमें कमी की जाए। तो ग्रैप लगातार उस पर काम किया जा रहा है, जो जिस तरीके से सारी गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर काम करें तो उससे एक इसमें कमी जरूर देखने को मिली। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं, ये 200 ये मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं 200 ये AQI लेवल है, ये सफर ऐप है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है। इससे पता चलता है कि ये जो इस वक्त का जो AQI लेवल है 200 है, जो कि मॉडरेट और पुअर कैटेगरी के बीच में आता है। तो मॉडरेट आप कह सकते हैं, और इसका एक्सपेक्टेड जो है कि ये थोड़ा इसमें बदलाव आ सकता है, 200 से ये 225 तक, यानी पुअर कैटेगरी में कल ये तब्दील हो सकता है। तो ध्यान दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी इसमें ध्यान दिया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि इस चीज़ को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है तो ये जो फॉग कंडीशन जो स्मॉग में तब्दील हो सकती है उससे सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो इस वजह से इसमें खासा ध्यान दिया जा रहा है। शाला, शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि किसानों के और खेतीबाड़ी के लिहाज से अगर हम बात करें तो कई सारी फसलें जो इस वक्त होती हैं उनकी ये ज़रूरत भी होती है। तो किसानों के लिए किसान खुश भी हैं कहीं ना कहीं इस मौसम से, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि अगर पाला पड़ता है या
कोहरा ज़्यादा होता है तो उसका नुकसान भी होता है, तो ऐसे में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए भी पूरी जो कार्यवाही होती है वो करते हैं। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया है। इस समिति में 17 सदस्यों को शामिल किया गया है। उच्च अधिकार समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, लेह और करगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह करगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एयर सुविधा प्रणाली और आरटी-पीसीआर जांच की समीक्षा की। कल से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच शुरू की जा चुकी है। भारत आने वाले सभी यात्रियों में से रैंडम 2% की जांच की जा रही है। इसके साथ ही यात्रियों को यात्रा से पहले भी अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया है। जहाँ से भी ट्रैवलर पैसेंजर इंडिया में आते हैं तो जो हाई रिस्क कंट्री है वहाँ एयर सुविधा में अपना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करना कंपलसरी किया गया है। यहाँ एयरपोर्ट पर उसको चेक किया जाता है और जनरल कैटेगरी के कटकेट से आने वाले पैसेंजर उसको 2% पैसेंजर का आरटी-पीसीआर टेस्ट यहाँ किया जा रहा है, उसको रैंडम चेक किया जा रहा है ताकि कोई वेरिएंट देश में आए तो देश उसके सामने सतर्क रहे। ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियना में अपने ऑस्ट्रियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ की प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। We have today concluded a number of agreements, and you heard from the Foreign Minister in that regard. And I think a particularly noteworthy one is the initialing of the Comprehensive Migration and Mobility Partnership Agreement, because it will enable demands for skills and talents to be synchronized with their availability. Similar agreements have been recently concluded by India with Germany, France, Portugal, UK, and Denmark, amongst others. It will help us to cooperatively expand our economic opportunities and meet the requirements of the global knowledge economy. Let me also be clear that as a country that seeks to utilize the global workplace to the fullest advantage, India is a strong votary of legal migration and mobility. Irregular movement not only enhances the vulnerability of the people involved, but is inherently exploitative. We want a fair, legal, and equal opportunity to demonstrate the contributions of Indian skills and talent. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूक्रेन के मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन पर हम बताना चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे पर काफी चिंतित है।
With regard to the Ukraine conflict, let me underline that India remains deeply concerned. We sincerely believe that this is not the era of war. Differences must be settled on the negotiating table. It is imperative that there is a return to dialogue and diplomacy. Prolonged conflict will not serve the interests of any party. My Prime Minister has been in contact with the leaders of both nations, pressing our point of view in that regard. We are also increasingly anxious about the knock-on effects of the conflict in terms of accessibility and affordability of fuel, food and fertilizers. एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर 2023 सोमवार से शुरू हो गया। सर्वधर्म पूजा के साथ शिविर की शुरुआत हुई। उपराष्ट्रपति आगामी 7 जनवरी को एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का विधिवत उद्घाटन करेंगे। शिविर के दौरान ही एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली भी आयोजित की जाएगी। और क्या खास रहेगा इस एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह से। एनसीसी का रिपब्लिक डे कैंप आरंभ हो चुका है। इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। 2100 कैडेट इस आरटीसी कैंप में हिस्सा ले रहे हैं, सभी प्रांत सभी राज्यों से, और तकरीबन इसके अंदर हमारे पास 35% गर्ल्स कैडेट्स भी हैं। इन कैडेटों को कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलेगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने सर्वधर्म स्थल पूजा करी, उसके दौरान हमने सब रिलीजन्स के बारे में ज्ञान दिया है। इस कैंप के दौरान ये वेरियस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। राजपथ के अंदर हमारे 2 कंटिजेंट हिस्सा लेते हैं। वेरियस डिग्निटरीज हमारे आरटीसी कैंप में विजिट करती हैं, हम उनको ऑनर करते हैं और उन डिग्निटरीज के घर में एक कैडेट्स को बुलाया जाता है। इसके सिवाय 19 देशों से यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत कैडेट्स इधर आएंगे और हमारे इन कैडेट्स के साथ मिलेंगे। लास्ट के अंदर ये हमारा कैंप खत्म होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री की रैली होती है। सर, कैंप का औपचारिक रूप से उद्घाटन कौन करने आ रहे हैं? कैंप का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे। कैडेटों का किस तरह से सर व्यक्तित्व में निखार आ पाता है इस कैंप करने के बाद? 30 दिन की ट्रेनिंग कैंप के दौरान इट इज़ अ डिफरेंट यू। जो कैडेट हमारे पास आते हैं, काफ़ी सिलेक्शन, डीप सिलेक्शन प्रोसेस, 4 से 5 सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आते हैं। 17 लाख कैडेट से ये 2100 कैडेट सिलेक्ट होकर हमारे पास आते हैं और जब यहाँ का कैंप करके वापस जाते हैं तो ये एक अलग इंसान, अलग इनमें देश भावना, देश प्रेम की भावना आ जाती है। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से देश भर से करीब 17 लाख कैडेटों में से केवल 2100 कैडेटों को यह शिविर करने का मौका मिलता है और यह कैंप करने के बाद कैडेटों में एक अलग ही निखार भी आता है। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने से अब साहिबजादों का इतिहास घर घर तक पहुंचेगा। उन्होंने इस दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, जिनकी वजह से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने के साथ उसे मनाया भी गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस दिन को साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित कर नया इतिहास रचा है, जिसकी वजह से सभी सिख पीएम मोदी के आभारी हैं। मैं देश के और दुनिया भर के सिखों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने फैसला लिया कि वीर बाल दिवस एक जो नेशनल डे डिक्लेयर किया गया और वो समर्पित किया गया बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी को, छोटे साहिबजादों को। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात सिखों के लिए और कोई नहीं हो सकती कि जो उनके सिख इतिहास, गुरु का इतिहास, गुरु के साहिबजादों का इतिहास को घर घर तक पहुँचाने का जो काम हुआ है, दुनिया भर की जो एम्बेसीज है वहाँ पर इसका प्रचार हो रहा है, दुनिया भर के स्कूल्स में हो रहा है, देश भर के स्कूलों के अंदर ये प्रोग्राम रखे गए। इससे बढ़िया बात सिखों के लिए और कोई नहीं हो सकती। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, इस डे की शुरुआत की है ध्यानचंद स्टेडियम से, और हज़ारों की तादाद में वहाँ बच्चों को संबोधित करते हुए, बच्चों की जो उन्होंने मार्च निकला वहाँ से,
जो कॉरपोरेशन दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हमसे मांगा गया, हमें बड़े चाव था कि जिस तरीके से जो कर्तव्य पथ जिसको पहले राजपथ कहते थे, उसके ऊपर अगर कोई गणतंत्र दिवस के अलावा कोई परेड निकली है तो वो सिर्फ गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के बच्चों की निकली है। और दिल्ली के सिखों को इसके ऊपर मान है कि किस एक हाथ में खालसाई झंडे और एक हाथ में देश का तिरंगा झंडा लेके वो जब वहाँ जा रहे थे, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, हमें गौरव है कि जो हमारे बुजुर्गों ने, जो बड़ों ने कुर्बानियाँ दी है देश के खातिर, वो आज उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से। सो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिस सोच को लेके आप चले हैं, पूरा सिख समाज आपके साथ है। देश भर में 30 करोड़ आभा अकाउंट खुल गए हैं और 5 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड को आभा नंबर से लिंक कर दिया गया है। अब आप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी आभा अकाउंट खोल सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए चेहरे के सत्यापन के जरिए भी आप आभा अकाउंट खोल सकते हैं। मार्च 2023 तक देश में 50 करोड़ आभा अकाउंट खोलने का लक्ष्य रखा गया है, यानी देश की 40% जनसंख्या की आभा अकाउंट खुल जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप डॉक्टर की पर्ची और जांच रिपोर्ट रखने की झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना आभा हेल्थ अकाउंट खुलवा लीजिए। जी हां, आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश भर में अब तक 30 करोड़ आभा अकाउंट खुल गया है और 5 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड को आभा नंबर से लिंक किया गया है। अब आप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी आभा अकाउंट खुलवा सकते हैं। हर दिन लाखों की संख्या में आभा क्रिएट हो रहे हैं। एक दो नया डेवलपमेंट इस विषय में हुआ है कि अब आरोग्य सेतु के माध्यम से भी आप फेस ऑथेंटिकेशन करके आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों का भी आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि स्कूलों में जैसे हैं, तो स्कूलों में अध्यापक गण अपने बच्चों का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपने कलीग्स का, ये सब बहुत सारे एक अभियान हम लोग चला रहे हैं। आभा आईडी बनाने के लिए अब अस्पतालों, लैब और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। साथ ही सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। हम सॉफ्टवेयर को भी इतना फ्रेंडली बना रहे हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर से बोल दें तो वॉइस टू टेक्स्ट करके सिस्टम बने। उसके बाद जो रिपोजिटरी है, मान लीजिए मेरे पास जो है खांसी, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, तो मेरे पास इतने लोग आते हैं इसी प्रकार के, और मेरे पास दवाइयाँ भी मेरी 5, 10, 25, 30 दवाइयों ही होंगी, उसमें प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और मशीन लर्निंग से हम इस प्रकार से कस्टमाइज कर सकें इंडिविजुअल के लिए। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हम लोग बना करके इस कल्चर को हम बदलना चाहते हैं, जिससे कि डिजिटल रिकॉर्ड्स क्रिएट हों, डिजिटल रिकॉर्ड्स लिंक्ड हों। 20 बेड के हॉस्पिटल्स को हम इंसेंटिव देंगे या 10 बेड के हॉस्पिटल को, और हमने कहा कि प्रत्येक बेड में 50 रिकॉर्ड कम से कम क्रिएट होने चाहिए पर मंथ। तो ऐसे मान लीजिए कि 20 बेड का हॉस्पिटल है तो 1000 रिकॉर्ड प्रति महीना उसको क्रिएट करना चाहिए। 1000 तक कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। 1000 के ऊपर रिकॉर्ड अगर क्रिएट करेंगे और उसको आभा से लिंक करेंगे, कंसर्न पेशेंट है, तो हम लोग 5 रुपया प्रति रिकॉर्ड उसको हम इंसेंटिव देंगे। अगर आप आभा अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अस्पतालों में पर्ची बनवाने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी इस साल से आभा अकाउंट के जरिए ही ओपीडी कार्ड बनेगा। केंद्र सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ताकि सस्ती, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा आम लोगों को मिल सके। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए नया सवेरा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दुनिया भर की कुछ खास खबरों की ओर लिए चलते हैं।
दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में गिरफ्तार किए गए विपक्षी नेता लुइस फर्नांडो कमाचो के समर्थन में सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। कमाचो सांता क्रूज क्षेत्र के गवर्नर हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हिंसा करने के आरोप लगाते हुए कमाचो को रिहा करने की मांग की। कमाचो को देश में 2019 में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के आरोपों में आतंकवाद की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। 2019 में बोलीविया में बने राजनीतिक हालात के समय तब के राष्ट्रपति इवो मोरालेस को देश छोड़ना पड़ा था। कमाचो ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को अपहरण करार दिया है। वहीं कानूनी एजेंसियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त परमाणु अभ्यास पर चर्चा नहीं हो रही है, जबकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने कहा था कि सियोल और वाशिंगटन अमेरिकी परमाणु संपत्तियों का उपयोग करते हुए संभावित संयुक्त अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं। बाइडेन ने अपने इस बयान से दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की टिप्पणियों का खंडन किया है। वहीं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण को अपना निसंदेह दुश्मन बताया। ऐसी किसी भी योजना से कोरिया के प्रति अमेरिकी नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा और उत्तर कोरिया के साथ तनाव और बढ़ जाएगा, ये किम जोंग उन ने कहा। और अब बात करेंगे कारोबार की। केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने एक विशेष अभियान शुरू किया है जो 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे मोदी सरकार ने बजट में किए अपने वादे पूरे किए हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री आगामी 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। बजट 2022-23 जो कहा था कर दिखाया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब का लक्ष्य हासिल करने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, उद्योगों को प्रोत्साहन, निर्यात को बढ़ावा, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के अन्य साधनों पर फोकस, उच्च शिक्षा और रिसर्च को प्रोत्साहन, नागरिकों के लिए ईज ऑफ लाइफ, समृद्धशाली किसान और सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और अब आ रहा है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला 23-24 का बजट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खबरें देखेंगे स्पोर्ट्स खेल जगत से। नए साल के जश्न के बाद टीम इंडिया आज से 2023 अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से करेगी। दोनों टीमें आज से 3 T20 और बाद में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी। दोनों टीमों के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला T20 खेला जाएगा। साल की पहली T20 सीरीज के लिए टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में दी गई है। नए साल में नए कप्तान और नए उप कप्तान के साथ भारतीय टीम तैयार है 2023 का आगाज करने के लिए। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में टीम इंडिया का साल का पहला मुकाबला श्रीलंका के साथ होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच मंगलवार से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज के लिए भारत और श्रीलंका दोनों टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में युवा भारतीय टीम श्रीलंका को पटखनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सीरीज के लिए विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को पहली बार टीम का उप कप्तान बनाया गया है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। बात अगर
दोनों टीमों के बीच अब तक हुए T20 मुकाबलों की जाए तो इसमें भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 26 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 17 मैचों में जीत दर्ज की है और 8 मैचों में श्रीलंका विजयी रही है। दोनों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा है। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर श्रीलंका से पिछले साल एशिया कप में मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी। 2022 में खेले गए एशिया कप में श्रीलंका ने सुपर 4 में भारतीय टीम को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। T20 सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। इस साल भारत में एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाना है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगी। भारतीय टीम को हाल ही में बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज में शिकस्त सहनी पड़ी थी। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 162 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। भारत का पलड़ा यहां भी भारी रहा है। टीम इंडिया ने 93 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंकाई टीम 57 बार जीतने में कामयाब रही है। 11 मैचों के नतीजे नहीं निकल सके हैं। दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 10 जनवरी को गुवाहाटी में होने वाले पहले वनडे से होगा। 12 जनवरी को दूसरा और 15 जनवरी को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और ब्राजील के साओ पोलो में आज दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सांतोस के कब्रिस्तान मेमोरियल नोक्रोपोलो एक्यूमेनिका में उनका अंतिम संस्कार होगा। एडसन अरांतेस डू नेसिमेंटो यानी पेले का बीते गुरुवार को कैंसर की बीमारी से निधन हो गया था। वो 82 वर्ष के थे। पेले ने ब्राजील को 3 बार फुटबॉल विश्व कप में जीत दिलाई थी। दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार किए जाने वाले पेले के लिए दुनिया भर से श्रद्धांजलि संदेश आ रहे हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे हमारे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की ओर। तो हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन गुलमर्ग के सफर पर। गुलमर्ग को फूलों के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। कहते हैं धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर। इसी कश्मीर का दिल है ये बेहद ही खूबसूरत शहर गुलमर्ग। गुलमर्ग को भारत के खास हिल स्टेशनों में से एक माना जाता है। मन को मोह लेने वाली सुंदरता को अपने अंदर समेटे हुए गुलमर्ग को फूलों के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। अगर इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो गुलमर्ग की स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, जिन्होंने साल 1927 में इस हिल स्टेशन की स्थापना की थी। ये आकर्षक पर्यटन स्थल समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और बर्फ के ढके हुए पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान, गहरी खाई, सदाबहार रहने वाले जंगल, आकर्षक पर्वत, पहाड़ियां और घाटियों से घिरा हुआ ये एक सुंदर स्थान है। गुलमर्ग की यात्रा एडवेंचर का शौक रखने वालों के लिए बेहद ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस जगह को एडवेंचर हब के रूप में भी विकसित किया गया है। गुलमर्ग के हरे भरे इलाके और सफेद चादर से ढके हुए पहाड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको मौसम से जुड़ी हुई जानकारी दे दें। आज पंजाब
पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ एक हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा रह सकता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। लगभग पूरे देश का मौसम शुष्क बताया जा रहा है। बारिश केवल तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तटीय तमिलनाडु के कुछ एक हिस्सों में देखी जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हिमाचल से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और आसपास के मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है और इसी कारण उत्तरी राजस्थान में आज शीतलहर की स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के बीच हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज शीतलहर चल सकती है। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान आपको दिखाते हैं। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर